हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो क्लास 12 वालों के लिए इकोनॉमिक्स है। आपको यह पार्ट 1 वीडियो है। आप इसी तरह 9-10 वीडियो आएंगे जिसमें सब्जेक्टिव से लेकर आपको ऑब्जेक्टिव तक पूरा क्लियर करा दिए जाएंगे। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस माने 2 नंबरी, जिसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपके 5 नंबरी प्रश्न माने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को याद करवा जाएगा। ऐसे आपके 4 वीडियो आएंगे, फिर 5 वीडियो आपके सब्जेक्टिव से आएंगे और आपको क्लास में ही याद कर दिया जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप वीडियो को बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आपको 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न याद हो जाएंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है ना फ्रेंड्स? जो आपके 100% गारंटी के यहाँ से प्रश्न सब फंसते हैं। पहला आपसे क्या है, पहला आपको सवाल है कि सरकार के कर राजस्व से क्या क्या स्रोत है। माने कर मिस होता है, सरकार टैक्स कहाँ से, कर मिस होता है टैक्स, सरकार कहाँ से क्या काम करते हैं, कर लेती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप खाते हैं तो कोई वस्तु को खाते हैं तो कोई वस्तु पर भी सरकार टैक्स लगाती है। या आप घर पे है तो निगम कर घर, मान लीजिए आपका घर है, जमीन जायदाद है तो उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है। जैसे आप कोई भी वस्तु को खरीदते हैं तो सब हर चीज़ पे सरकार टैक्स लगाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं 4 चक्का तो उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है। तो इस प्रकार के जो आपके पास ज़्यादा संपत्ति है तो उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है। तो ये प्रकार के संपत्ति, तो वही सरकार के कर राजस्व के क्या क्या स्रोत है ये सब लिख सकते हैं। अगर आप मेरी बात लिखें तो लिख सकते हैं निगम कर, जैसे आप घर पे रहते हैं निगम कर। अगर आप कुछ पढ़ाते बच्चा को तो आपको देना पड़ेगा, जैसे ना बोलते हैं सेवा शुल्क कर। इसी प्रकार बहुत सारा आप ले सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप समझ गए होंगे संपत्ति कर। अगर आप संपत्ति में है तो आपके जैसे जमीन जायदाद वाला आप कर भी देते हैं। जैसे आप जमीन लेना चाहते हैं तो आपको सरकार को कुछ टैक्स देना होता है। ठीक है ना? तो ये प्रकार के कर इसमें आ जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके क्या है, देखिए कुल स्थिर लागत वक्र की आकृति कैसी होती है। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसका चित्र बता देते हैं, अगर पूछता चित्र तो देखिए कुल इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं और यहाँ पे ये समांतर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह कौन सा भाग बना आयत। हम लोग से पूछा क्या, कुल स्थिर लागत की वक्र की आकृति कैसी होती है। आकृति पूछा कैसा, शेप कैसा होता है। तो देख रहे आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। लेकिन हम लोग से चित्र नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बना दिए हैं। अगर चित्र पूछता तो हम लोग बना देते, लेकिन आकृति पूछा तो आकृति कैसी होती है, तो आयताकार होता है। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है फ्रेंड्स, निवेश गुणांक को परिभाषित करें। निवेश गुणांक क्या है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए मैं 2 व्यक्ति को बना रहा हूँ चित्र में, ठीक है ना। अब ये पहला व्यक्ति है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए यह व्यक्ति है। अब देखिए ये व्यक्ति है, एक ही काम किया, इसका नाम राम है और इसका नाम मोहन है। अब क्या काम किया, मोहन बहुत गरीब आदमी है। राम ने क्या काम किया, मोहन को 1000 रुपया ब्याज पे देता है। कहने का मतलब मोहन जो है राम से 1000 रुपया ब्याज के दर से लेने आता है। तो राम क्या काम करता है, मोहन को 1000 रुपया देता है। किसको देता है, मोहन को 1000 रुपया देता है। अच्छा से समझते फ्रेंड्स, राम की काम करता है, मोहन को 1000 रुपया ब्याज के दर से देता है। तो यह 1 साल के लिए देता है। कितना, 1 साल के लिए। अब की काम करेगा, मोहन की फर्जदारी यह बनती है कि 1 साल के बाद जो 1000 रुपया मोहन जो लिया है वो राम को सूद सहित लौटा दे। तो उसी को हम बोलते हैं निवेश गुणांक। इसी को बात को आपको समझना है। देखिए जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने पैसा को, माने जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्याज पर पैसा देता है और दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति को ब्याज सहित पैसा को लौटा देता है, तो उसे हम बोलते हैं निवेश गुणांक। एक बार फिर से समझते हैं फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ब्याज पर पैसा देता है और दूसरा व्यक्ति ब्याज सहित दूसरे व्यक्ति को पैसा लौटा देता है, माने इस व्यक्ति को पैसा लौटा देता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निवेश गुणांक कहते हैं। अब इसको भी आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी क्या, सार्वजनिक वस्तुएं क्या है। अब सार्वजनिक वस्तु क्या है, वह स्थान या वह वस्तु जिसका कोई व्यक्ति जाने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे आप मान लीजिए सार्वजनिक स्थान क्या होता है, यह सार्वजनिक वस्तु के, जैसे मंदिर मस्जिद कोई भी धर्म के व्यक्ति जा सकता है। नहीं कि मस्जिद में सिर्फ मुस्लिम धर्म के व्यक्ति जा सकता है, हिंदू है तो फिर भी जा सकते हैं। मंदिर में कोई धर्म के व्यक्ति जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जात पटा हुआ। भले हम लोग किसी भगवान की पूजा करते हुए अलग बात है, लेकिन मानने वाला किसी को, लेकिन जहाँ सही व्यक्ति सकते हैं, तो वह स्थान जहाँ सभी व्यक्ति जा सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक वस्तु। ठीक है ना, सार्वजनिक स्थान है वह स्थान जहाँ सभी व्यक्ति जा सकते हैं, उसे हम लोग सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो
वैसे अर्थव्यवस्था जहाँ सभी व्यक्ति अब स्वतंत्र होकर क्या कर सके, बिजनेस कर सके। वैसे अर्थव्यवस्था जहाँ सभी व्यक्ति स्वतंत्र होकर क्या कर सके, बिजनेस कर सके, उसे हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे मुझे आलू बेचना है तो हम स्वतंत्र पूर्वक आलू की दुकान लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आलू नहीं बेच सकते, अभी जात के तो आलू नहीं बेच सकते, ऐसा कोई व्यक्ति बात नहीं है। उसी को हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ सभी व्यक्ति स्वतंत्र होकर अपने सामान को क्या कर सकता है, बेच सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था करता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो के माध्यम से आपको 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हो गए होंगे तो एक बार फिर से वीडियो को वॉच कर लीजिए, माने देख लीजिए। और मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह के वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो इसको सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।